चलो तुम्हारा क्वेश्चन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग जो PYQ जैम गेट, जैम MA गेट ST गेट MS, सॉरी जैम MA जैम MS गेट ST, ये 3 एग्जाम्स के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस मिले होंगे आपको असाइनमेंट, वो भी है। प्लस अलग से जो हमने डिफरेंट एग्जाम के आपको असाइनमेंट दे रखे हैं, जो 6-8 फोल्डर है वो भी अलग से है, तो उसमें डिफरेंट और एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग ट्राई करके और डाउट डिस्कस करेंगे तो इसका पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये जो क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हुआ है देखिए, सो ठीक है। तो अभी पहले ये पहला ये क्वेश्चन जो भेजा हुआ है इसने क्या है यहाँ पे सर, इसमें मेरा डाउट ये है कि जो y दिया है, हाँ। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस b, सर ये भी तो सरफेस बनाएगा ना? चेक कर लेते हैं। सो W जो है सेट ऑफ xy बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट xy इज 0, x इज सेट ऑफ xy बिलोंग्स टू r स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x x y z। एक्चुअली तुम जो सोच रहे हो ना, तो लीनियर है क्या वो? अच्छा चेक करता हूँ, वो लीनियर नहीं है ना, yz तो होगा ही नहीं, तुम्हें क्या xz लग रहा है? इसमें सिर्फ wx होना चाहिए। सर y वाला पार्ट, हाँ मैं डिस्कस करता हूँ उनको। दिस चलो देखो ध्यान से, तो हमें डिसाइड करना है कि इसमें कौन कौन सा सबस्पेस है आर स्क्वायर का। ये आपके पास 4 सबसेट्स है आर स्क्वायर का, मतलब ये सेट दिया हुआ है आपको। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन सा सबस्पेस बनाएगा, तो कौन कौन सा सबस्पेस बनाएगा ये डिसाइड करना है आपको। तो चेक कर लो, कहां से तुम्हारे वाई में डाउट है, वाई वाले में ना? तो चेक करो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको 0 0 बिलोंग कर रहा है वाई में, 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर ओके है ना, सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज सिंस 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 0। और अगला क्या कंडीशन है? अगली कंडीशन ये है कि मान लो a, b इसमें है, फॉर एग्जांपल y में है, एंड अल्फा कोई भी रियल नंबर है, सो क्या अल्फा टाइम ab मतलब अल्फा ab जो कि हो गया अल्फा a, अल्फा b, क्या ये बिलोंग करेगा इसमें r में, मतलब y में? कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, तो हम डिसाइड करेंगे कि मुझे पता है, ये मैंने अज्यूम किया, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 है, ठीक। तो यहां से इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा a स्क्वायर माइनस अल्फा b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये तो 0 है, तो अल्फा स्क्वायर इंटू 0 इज 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू r। सो ये हो गया। अब आपको चेक करना है तीसरा कंडीशन कि मान लो a1, b1 या x1 y1 में ले सकता हूं, मैं इसे ले रहा हूं कि दिस बिलोंग्स टू y एंड a2, b2 बिलोंग्स टू y। तो क्या इसका सम जो है वो बिलोंग करेगा? इसका सम a1, b1 प्लस a2, b2, क्या ये भी y में होगा? बताओ। मतलब ये है, ये गिवन है आपको और ये आपको डिसाइड करना है। दिस वी अज्यूम कि 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट y आई अज्यूम्ड, एंड देन हमें डिसाइड करना है उसका सम भी उसमें होगा क्या। तो मैं एग्जांपल देता हूं, हैं? नहीं होगा सर, है ना? तो एक एग्जांपल बताओ पर्टिकुलर टाइप का। जो है उसमें तो 0 नहीं आ रहा है। सो ये a1, a2, b1 प्लस b2 क्या ये y में होगा? तो ऐसा कब होगा? तो मुझे बता रखा है इसने कि देखो हमें गिवन है यहाँ पे कि a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर 0 होगा एंड a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर 0 होगा, बता रखा है। अब हमें डिसाइड करना है कि क्या a1 प्लस a2 होल स्क्वायर माइनस b1 प्लस b2 होल स्क्वायर क्या ये भी 0 होगा? ये गिवन है मुझे।
नहीं होगा। कोई एग्जांपल बताओ, मतलब कोई नंबर लेके बताओ ताकि देखना आसान हो। देखो 1 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ये 0 है। ओके, अब यहां से तुम चेक करो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर भी 0 है ना? यस नो? चेक कर लो, ऐसा है? ऐसा मान लेता हूं मैं। अब चेक करो, इसका सम ले लो। सो अब तुम इसको चेक करो, a1 की जगह तुम्हारा ये 1 है, b1। सो 1 + 1 इसका होल स्क्वायर -1 + 1 इसका होल स्क्वायर कितना आया? ये तो 4 आ गया ना, बट आना क्या चाहिए था? तो इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग टू y, और इसीलिए ये, तो मैंने क्या एग्जांपल दिया तुम्हें? मैंने ये कहा कि 1, -1 y में है, 1, 1 भी y में है। दिस बोथ पॉइंट्स आर इन y, बट इनका सम नहीं है ना? इनका सम जो है दैट सम डज नॉट बिलोंग टू y एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, मतलब सब स्पेस। ठीक है, इसलिए सब स्पेस नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं आया। 0 आता तब सब स्पेस होता। सो दिस इज नॉट अ सब स्पेस। सेम ये भी नहीं होगा सब स्पेस, ठीक है ना? जेड वाला होगा, चेक करो। उसी लॉजिक से हो जाएगा, ये भी आउट हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे तो x² + y² 0 है ना? तो ऐसा कब हो सकता है? यहाँ देखना पड़ेगा ना, क्योंकि x, हाँ x² + y, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है एक्चुअली। तो x² + y² 0 कब होगा जी? हाँ, तो यहाँ एक्चुअली तो फिक्स कर दिया ना इसने, तो कि x भी 0 होगा एंड y भी 0 होगा। तो यहाँ माइनस था इसलिए प्रॉब्लम, यहाँ प्लस है एक्चुअली। सो ये सम 0 तब होगा जब x भी 0 y भी 0 होगा। तो यहाँ सिर्फ 0, एक्चुअली ये सेट जो है z वो ट्रिवियल हो गया, 0, 0, ये जस्ट ट्रिवियल है, तो ये तो होगा ही सबस्पेस है ना? ये ट्रिवियल सबस्पेस बोलते हैं इसको। सो दिस इज अ सबस्पेस। तो ये z तो है, ठीक है, y नहीं है, z है। और ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया। तो अभी कौन सा असाइनमेंट डिस्कस करें बताओ? सर वो जो असाइनमेंट है 4th वाला तुमने, जो भेजा आप, ठीक है चलो। वो वाला दिखा। सो देखो सभी लोग कंप्लीट करो असाइनमेंट। जो भी आपको डाउट आ रहा है मुझे बताओ कौन सा डिस्कस करना है। सो वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहले तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। देखो 100 में से 1 क्वेश्चन भी हो रहा है, फिर भी सारे ट्राई करो, फिर डाउट डिस्कस करो, फिर धीरे धीरे आपको सीख के इंप्रूव करना है ना? अभी टाइम है, 5 महीने एग्जाम में है ना? सो अभी आज से अराउंड, मैं बता ही रहा था ना, 163 डेज है अभी। जैम और गेट का भी 160 का अराउंड ना, तो अभी टाइम है काफी तैयारी के लिए। और आपका रेफरेंस सिलेबस और पीवाई की होना चाहिए, तो उसके आसपास तैयारी करो। सो पीवाई की असाइनमेंट टॉपिक वाइज, ठीक है? तो इसमें ये मैथ स्टार्ट लिनियर अलजेब्रा, इसमें जाओ, यही लिंक वहाँ ड्राइव व्हाट्सएप के है ना, डिस्क्रिप्शन में सेम लिंक है, यहाँ पे जाओगे तो तुम सीधा 4th से स्टार्ट करोगे। चलो, तो इससे पहले हमें वो वाला ट्राई करना चाहिए था, जैम एमएस वाले जो क्वेश्चन है ना, सारे डिफरेंट एग्जाम्स के हैं ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो तुम पहले वो क्वेश्चन हमने वो कर दिया। हाँ, वो मतलब चलो अगले क्लास में, क्योंकि पहले आपको अपने एग्जाम के क्वेश्चंस करना चाहिए ताकि उससे पता चले एग्जाम्स में आपके क्या है। इसमें बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स एग्जाम के क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, तो उसमें थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। जैम एमएस में देखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीखना ही तो है। तो 9th वाला क्वेश्चन, ठीक है 9th, हाँ
इसमें मैंने ये समझता था U प्लस V जो होता है वो जनरेटिंग से U यूनियन V के बराबर होता है। नहीं नहीं, U प्लस V अलग है, U यूनियन V अलग होगा। U प्लस V अलग है, यूनियन चेक करना पड़ेगा। प्लस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम देखना होता है, यूनियन में एलिमेंट्स का यूनियन लेते हैं, तो अलग अलग होगा। सो और वैसे ना सिलेबस और पीवाईक्यू को रेफरेंस लो, जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो बाहर वाले, तो अब देखो आपके सिलेबस में है क्या, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उससे कैसे क्वेश्चन आए, तो पहले अपना प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। फिर भी चलो सीखने के लिए ठीक है, पहले हमें जैम, एमएस और गेट एसटी का डिस्कस करना है, तो आज मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो होगा, परसों जो क्लास होगी उसमें मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, जो जैम एमएस के पीवाईक्यू लीनियर अलजेब्रा वाले हैं और गेट एसटी के पीवाईक्यू जो लीनियर अलजेब्रा, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर जैम एमए वाला हो गया, जैम में इसमें भी कवर हो जाएगा, फिर यही करेंगे हम लोग। चलो, तो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, u किस फॉर्म का है, u है x, y, z, तो लाइक x टाइप का है ना u, तो और v क्या है, v में x, y, z, जहाँ x 0 है, मतलब 0, y, z टाइप का है। तो अब तुम्हें देखना है कि u प्लस v के एलिमेंट कैसे होंगे, मतलब आपको ऐड करना है एलिमेंट्स को। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, x प्लस x, तो ये तो चलो x ही जनरेट करेगा, x प्लस 0 मतलब इस टाइप के एलिमेंट। अब x प्लस y, तो yz फ्री है एक दूसरे से, तो x प्लस y क्या होगा, कुछ नया एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको, लेट से w टाइप का बोल दो। हाँ, यहाँ यू सेट लिखा ना, कंडीशन आपने यूज कर लिया। हाँ वो मैं पुट कर दिया, ये पूरा ना x y z इक्वल है, तो yz को भी x रख दिया मैंने, और ठीक है ना। अब यहाँ पे x0 था, x0 रख दिया। अब हमें ऐड करना है, तो देखना है कि इसके ऐड करके जो सम होंगे वो किस टाइप होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें सारे एलिमेंट इसी टाइप के हैं, मतलब 1 1 1 टाइप के होंगे। यहाँ एलिमेंट कैसा होगा, 0 2 3 टाइप के। अब इसको ऐड करो आप, तो क्या आएगा, 1 4 4 आ गया जैसे, तो ये कोइंसिडेंस है 4 आ गया। यहाँ मैं 5 ले लेता तो ये 1 6 आ जाता है ना, तो ये नहीं इक्वल होगा। सो 1 इस तरह से, सो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 3 4, इस तरह के एलिमेंट आएंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ इनको ऐड करोगे तो इसके एलिमेंट का कैसा होगा, तो x प्लस 0 x ही बनाएगा, ये x प्लस y कुछ नया एलिमेंट बनाएगा, मान लो w बोल दिया मैंने, x प्लस z भी कुछ नया बनाएगा क्योंकि yz में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कुछ मान लो t बोल दो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, x रियल नंबर है, सो छोड़ो, सीधा बताओ मुझे। तो ये बताओ आपको क्या लगता है u प्लस v इनमें से किसका इक्वल होना चाहिए, x w t तीनों अलग अलग है, तो ये एक्चुअली आर क्यूब हो जाए। हाँ, तो ये आर क्यूब के इक्वल आएगा। आर क्यूब क्या होता है, हाँ सर 0 कंडीशन इधर अप्लाई नहीं होगा, कौन सा 0 कंडीशन अप्लाई होगा, हो गया ना। तुम यहाँ कोई एलिमेंट रहेगा, उसको ऐड करोगे 0 के साथ, तो सम करोगे तो कैसा बनाएगा, 0 आएगा क्या कभी, यहाँ पे हमेशा 0 आएगा क्या। मैंने एग्जांपल दिया ना, 1 1 1 यू सेट से है, 0 5 3 वी सेट से है। अब मैंने ऐड करके दिखाया कि u प्लस v में ऐसा एलिमेंट आएगा, तो कोई फिक्स तो है ना, पहला 0 ही आएगा, चेक करो। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको ऐड करके देखना है। तो x प्लस x, x प्लस y को मैंने w लिख दिया, नया नाम दे दिया, x प्लस z t लिख दिया। तो अब इन तीनों में कुछ रिलेशन है, तीनों फ्री हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि yz में कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, यहाँ यूनियन नहीं लेना, यूनियन अलग है, सम अलग है। टेंथ V with a vector space set of all function from interval -1 1 to r, तो ये सेट ऑफ ऑल फंक्शन है फ्रॉम -1 1 to r, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस सबसेट इज नॉट अ सबस्पेस। सो इनमें से कौन सा जो सबसेट है वो सबस्पेस नहीं है। तो अगेन वो 3 कंडीशन है, फंक्शन वाला है तो 0 फंक्शन होने चाहिए, फिर
किसी फंक्शन का कोई भी मल्टीपल लूं तो वो भी उसमें होने चाहिए, 2 डिफरेंट फंक्शन सेलेक्ट करूं सेट से तो उसका सम भी उसमें होने चाहिए। ये 3 चीज चेक करनी है। तो 0 फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, 0 बराबर 0 ओके है, 0 प्लस 0 0 ओके है, f0 भी 0 f1 भी 0 ओके है। तो डी वाला क्या है, f इज कॉन्टिन्यूअस, 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो 0 तो हर सेट में बिलोंग कर रहा है ना, मतलब fx बराबर 0 सेट। तो देखिए जैसे पहले वाला अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ है ना, तो आपको कह रहा है कि वैसा फंक्शंस हैं जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तुम खुद सोचो कि ये कह रहा है कि एफ ऑफ, तो मान लो मैं बोलता हूँ 0 तो बिलोंग कर रहा है सब में, 0 चारों ऑप्शन ट्रू करेगा, मतलब 0 का मतलब एफ एक्स बराबर 0, ये 0 फंक्शन की बात कर रहा हूँ। सो ये फंक्शन हर फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 0 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यस, 0 बराबर 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, यस, 0 बराबर 0 तो ओके है, सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 फंक्शन बिलोंग करना चाहिए उसमें। दूसरा क्या है, अगर मैं मान लो लेता हूं इसमें ऐसे फंक्शंस है, पहले ऑप्शन चेक कर लें। तो यहाँ सेट ऑफ ऑड फंक्शन हो गया ना ये, और बी वाला चेक करें तो कहां से स्टार्ट करूं? चलो पहले लास्ट से स्टार्ट करता हूं। उसने पूछा है कौन सा सबस्पेस नहीं है, चलो लास्ट आसान है ना। जैसे 0 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यस, सो 0 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर f मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं एक एलिमेंट, f कॉन्टिन्यूअस है, अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या फिर भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा, यस और नो? हाँ, तो ये भी ओके है। अब f1 मेरा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, f2 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या उसका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा हमेशा? तो इसका मतलब ये सबस्पेस है। तो मुझे चुनना है कौन सा सबस्पेस नहीं है ना, मुझे चुनना है कौन सा सबस्पेस, तो मतलब सबस्पेस है, मतलब ये ओके है, सबस्पेस है। दूसरा देखो यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे क्या 0 फंक्शन सेटिस्फाई, fx बराबर 0 ले लिया मैंने तो सेटिस्फाई करेगा ना, 0 बराबर 0 तो ओके है। तो दूसरा देखो, अब अगर मैं फंक्शन ऐसा लेता हूं कि f0 बराबर f1 है, ठीक, यहाँ ऐसे फंक्शंस है इसमें, तो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो भी सेम रहेगा, क्या, अल्फा टाइम f एट 0, क्या अल्फा एक सेटिस्फाई करेगा इसको? चेक कर लो, अल्फा टाइम मैं f को चेक कर रहा हूं, सो अल्फा टाइम f0 इज इक्वल टू, अभी अल्फा f ऐसा है तो ये अल्फा ये हो जाएगा f0, और मुझे दे रखा है, मैंने अज्यूम किया ना f बिलोंग कर रहा है इसमें, 3 कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन मैंने अज्यूम किया f बिलोंग कर रहा है इसमें, सो f0 f1 के इक्वल होगा, सो अल्फा f ऑफ 1 होगा। तो मतलब अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या होता है इसका कि f1 फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, f1 फंक्शन ऐसा है और f2 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो मुझे इसके सम के बारे में सोचना है कि f1 प्लस f2 एट 0, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, f1 एट 0 f2 एट 0, और ये मुझे बता रखा है, सो f1 एट 1 f2 एट 1, तो ये f1 प्लस f2 एट 1, तो मतलब क्या हो गया, ये भी सबस्पेस है, ठीक। ऐसे देखो पता नॉन लीनियर जो होते हैं ना जनरली वो फेल होता है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा ना, तो जो तुम्हें पिछला एग्जाम्पल दिया ना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फेल क्यों हुआ, क्योंकि नॉन लीनियर था। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 एट द एंड x बराबर 0 y बराबर 0 हो गया था, तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो गया था, तो जो नॉन लीनियर है वो फेल होगा। ये भी ओके है, सेम तरीके से आप इसको भी चेक कर लो, इसको मैं चेक कर देता हूँ। सो अगर 0 फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 0 0 ओके है। अगर f x प्लस f माइनस x अगर 0 है, सो अल्फा टाइम f के बारे में सोचो, x प्लस अल्फा टाइम f एट माइनस x, सो इसको ओपन कर लो, अल्फा एफ एक्स प्लस अल्फा टाइम f ऑफ माइनस x, अल्फा कॉमन निकाल लो तो जो बच के आएगा वो 0 है, तो ये 0 ही हो गया, तो मतलब अल्फा f भी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो अल्फा टाइम f भी इसमें होगा। सम के बारे में सोच लो कि f1 एट x f1 एट माइनस x 0 है, f1 एक फंक्शन है जो उसके अंदर है, सेट v2 में है, मान लो अभी मैं कैसा चेक कर रहा हूँ v2 का ना, सो v2 में है। अब दूसरा फंक्शन लो f1 f2 एट x f2 एट माइनस x बराबर 0 है, तो दोनों का सम करो, सो f1 प्लस f2 एट x प्लस f1 प्लस f2 एट माइनस x,
अब ये चेक करो, ये भी 0 आएगी क्या? आएगी, ओपन कर लो तो आ ही जाएगी। f1x प्लस f1 माइनस एक्स प्लस में f2 एट x f2 एट माइनस एक्स, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। तो मतलब ये भी सब स्पेस बना रहा है, तो पहला ही सब स्पेस नहीं बना रहा है। अब इसका एग्जांपल लेके काम कर सकते हो। तो यहाँ स्क्वायर की वजह से प्रॉब्लम आएगा। मान लो तुम f1x² प्लस f2x², तो वहां प्रॉब्लम आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो वैसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे वो वाला केस फेल हो जाएगा एक्चुअली। हाँ, सो लाइक f1 फंक्शन है, सो f1x² इज f1x होल स्क्वायर एंड f2x² इज f2x होल स्क्वायर। अब तुम ऐड करो इसको, तो मैं पूछना चाहता हूँ f1 प्लस f2x², सो ये अलग अलग कर लोगे तो f1x² प्लस f2x², लेकिन ये किसके इक्वल है? f1 का x का स्क्वायर f2 के x का स्क्वायर। बट क्या इक्वल आया f1 प्लस f2? क्या इक्वल होगा f1 प्लस f2 होल स्क्वायर x के? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। सो दैट्स वाई ये सबस्पेस नहीं है। सो यही करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, तो ये नॉन लीनियर जहां भी होगा वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि नॉन लीनियर में क्या है ना, सम सेटिस्फाई नहीं करेगा उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सारा ट्राई कर लिया तुमने तो? अच्छा, बी यहाँ पे सेक्शन बी का पहला। अच्छा, तो ये कह रहा है कि B with a vector space of polynomials in one variable with real coefficients. Okay, so B is a vector space of polynomial with one variable real coefficient. Which of the following subset is R subspace of V? So कौन सा सबस्पेस बनाएगा? ठीक है, तो वही चेक करना है तुम्हें। तीन चीजें हैं कि लाइक 0 should belong to that, then if सम एलिमेंट इज देयर, अल्फा टाइम एलिमेंट उसमें होने चाहिए, फिर 2 एलिमेंट्स हैं उसमें तो उसका सम उसमें होने चाहिए। तीन चीजें चेक करनी है आपको। सो तो किसमें दिक्कत आ रही है? कौन सा ऑप्शन तुम्हें प्रॉब्लम है? सारे चेक करो। सर पहला तो उसको अल्फा मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टी से डिस्कार्ड कर देंगे। हाँ, क्योंकि अल्फा हमारा कोई भी रियल हो सकता है। वो इंटीजर नहीं होगा। हाँ, पहला तो डिस्कार्ड हो जाएगा। हाँ, सेकंड वाले आंसर से बोला है कि डिग्री एट लीस्ट 6। हाँ, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई की डिग्री चेंज थोड़ी होगी, तो ओके है। हाँ, चलिए सम करने पे एटलीस्ट 6। अच्छा, ये एटलीस्ट 6 बोला है नहीं, तो कोई बात नहीं है। तो पहला तो सबस्पेस नहीं है मतलब, ठीक है ना। तो सर डिग्री चेंज हो जाएगा सर। हाँ, डिग्री चेंज होगा। क्या एटलीस्ट 6 रहेगा कि नहीं रहेगा? क्वेश्चन ये है। मान लो f1 इज अ पॉलिनोमियल, सो डिग्री ऑफ f1 इज मोर देन इक्वल टू 6, डिग्री ऑफ f2 इज मोर देन इक्वल टू 6। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या होगा? क्या 0 पॉलिनोमियल इसमें है? क्या 0 पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करेगा? यस और नो? नहीं। तीन कंडीशन है ना। पहला कंडीशन 0 इसमें होने चाहिए, दूसरा है कि अल्फा टाइम f उसमें होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है अल्फा टाइम दैट एलिमेंट होने चाहिए। सो अल्फा टाइम लेट्स से स्मॉल w होने चाहिए फॉर ऑल w बिलोंग्स टू w एंड अल्फा बिलोंग्स टू r, जो भी फील्ड है मतलब। एंड तीसरा है w प्लस w शुड मीन w फॉर ऑल w1 कॉमा w बिलोंग्स टू कैपिटल W। सो ये तीन कंडीशन है। तो 0 पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा? और सेकंड कंडीशन को चेक कर लो, नहीं करेगा ना। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? What is degree of 0 polynomial? माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, या कुछ बुक -1 लिखता है, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ठीक है ना। 0 पॉलिनोमियल मतलब fx px is equal to 0, मतलब 0x plus 0x square plus 0x cube and so on।
तो इसकी डिग्री कुछ लोग -1 लेते हैं, कुछ लोग -∞ कंसीडर करते हैं, +∞ नहीं। तो ये आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन। वो 0.1 डिग्री -1 वो डिफाइंड है, इसको बोलते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन। अब तुम किसी बुक में पढ़ना, जैसे तुम अगर ये जो बुक मैंने याद आ रहा है, ये जो बुक है फ्रीड्सबर्ग की बुक आती है ना, लिनियर अलजेब्रा बाय फ्रीड्सबर्ग, है ना, तुम ये बुक चेक करना। सो इसमें जो वेक्टर स्पेस स्टार्ट करता है तो ये 0 पॉलिनोमियल की डिग्री -1 ले रखा है, जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से -1 कर रखा है। अभी मैं बुक पढ़ रहा था अलेक्जेंडर वाली, कौन सी बुक है, लिनियर अलजेब्रा डन राइट। तो अगर वो बुक तुम पढ़ोगे, लिनियर अलजेब्रा डन राइट जो बुक की हेडिंग है, उसका राइटर अलेक्जेंडर है ऐसा कुछ, सो उसमें 0 पॉलिनोमियल डिग्री उसने -∞ कर रखा है। ये कन्वेंशन है, मतलब कन्वेंशन हो तो उसके हिसाब से काम करेगा। सो 0 पॉलिनोमियल एक कन्वेंशन है इसका, मतलब तुम क्या अज्यूम कर रहे हो, 0 नहीं होगा, 0 इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो 0 से कम ही रहेगा। तो इसीलिए तो ये हो गया, ठीक है ना। हाँ तो इस असाइनमेंट का क्वेश्चन सारे हो गए। कौन सा? ये सेकंड वाला। ओके, क्या डिराइव करना है इसमें? कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, इस तरह से a1 + a2 0 तो है ही, w है इस तरह से a12 + a21 कॉन्जुगेट भी 0 है। ओके, तो यहाँ सम 0 है, वेक्टर स्पेस में सम 0 है, सब स्पेस में सम तो 0 है ही, मतलब जस्ट नेगेटिव है, और साथ में कॉन्जुगेट भी 0 हो गया। अच्छा, सो अंडर मैट्रिक्स एडिशन सो मान लो ये a + आयोटा भी है, तो पहली बात वो बोल रहा है कि a22 को होना पड़ेगा, a + आयोटा भी है तो इसको -a - आयोटा भी होना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि अच्छा, ये इसके लिए बात कर रहा, वो तो उसके लिए बात कर रहा था, इसके लिए बोल रहा है वेक्टर स्पेस, और ये इसके लिए बात कर रहा है कि a12 a21 का कॉन्जुगेट तुम्हारा 0 है। सो अंडर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो ये वेक्टर स्पेस है ओवर C, तो मतलब तुम कांस्टेंट C से लोगे, तो अल्फा टाइम C के लिए बात कर लो, तो R के लिए तो होगा। तुम्हारा कहाँ डाउट है? स्केलर से, अल्फा से। अच्छा, वेक्टर स्पेस भी चेक करना है। ओके, चलो इसको करके दिखाता हूं। सो डायगोनल वाला जो फिक्स कर दिया इसमें, देखो, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो दूसरा वाला है ना, मतलब पहले V की बात कर लेते हैं। सो V में ऐसा है मैट्रिक्स, V में डायरेक्टली बनाया हूँ, V में कैसे मैट्रिक्स, उसने बोला है कि a11 a12, मैं यूज कर लेता हूँ उस कंडीशन को, ठीक है ना। सो a21 और यहाँ -a11, इस टाइप के मैट्रिसेस हैं जहाँ aij जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक, मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखूंगा, सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इस तरह से लिख दूंगा। तो ये पहले ये चेक करना है ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। सो C और R के रेस्पेक्ट में चेक करना है। तो ध्यान दो पहले तुम कि इसमें क्या होना, 0 मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0 सेटिस्फाई करेगी, ये चेक कर रहे हैं क्या ये V में है कि नहीं। ओके है, यही तो कंडीशन था, तो ओके है, 0 0 है। दूसरा कंडीशन, अगर मैं कोई मैट्रिक्स इसमें अज्यूम कर लिया, यही वाला ले लो, a11 a12
A21 और माइनस A11। अब इसमें अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ अल्फा आ गया। अब बताओ यस सर, सेटिस्फाई करेगी। तो क्या ये भी उस फॉर्म का है? तो ओके है, मतलब कि मैं अगर अल्फा टाइम कर दे रहा हूँ इसको तो अल्फा से इफेक्ट पड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो, कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा है ना। अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स भी है तो क्या दिक्कत इसमें हो रहा है? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेटिस्फाई मतलब हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन यही था ना बस भी में कि इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, वो तो मैं पहले कर चुका हूँ। तो अल्फा मल्टीप्लाई करने के बाद भी सम 0 रहेगा, राइट, चाहे अल्फा रियल हो या कांस्टेंट हो। तो मतलब अल्फा टाइम वेक्टर जो है, अल्फा टाइम दैट विल बिलोंग टू वी, ओके है। अब दो अलग अलग मैट्रिक्स अज्यूम करो, उसका सम की बात करो तो क्या दिक्कत है? जैसे मान लो A11 और उसने कहा था A22 है, अब मान लो B11 और B22 है, ये दो अलग अलग मैट्रिक्स लिया मतलब, तो उसको जब ऐड करेंगे हम डायगोनल पे तो मैं ऐसा बना कर दिखा देता हूँ। सो जैसे टू मैट्रिसेस हैं, सो यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स मेरे पास है, अब एग्जांपल के लिए मैं ऐसा बोल देता हूँ, मान लो ABC माइनस A, ये इस फॉर्म का एक, यहाँ पे होगा PQR माइनस P। अब सम की बात कर रहे हैं हम, तो सम चेक कर लो, A प्लस P, B प्लस Q, C प्लस R और यहां से माइनस ऑफ A प्लस B। तो अभी भी इसका सम 0 है, हाँ ना? यस सर। तो मतलब V तो वेक्टर स्पेस है, चाहे C ले लो चाहे R ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब W में कहाँ दिक्कत आई है ये समझो। हाँ आइडेंटिटी की बात करिए सर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नहीं वो 1 है, यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ मैट्रिक्स एडिशन के रेस्पेक्ट, वो जीरो मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स हो गया एक्चुअली, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स है एडिटिव आइडेंटिटी, इसका जस्ट नेगेटिव एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स है। अब चेक करो W के बारे में, W के बारे में सोचो, W में क्या था, तुम्हारे पास दो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। W के बारे में क्या रेस्ट्रिक्शन है कि एक तो ये तो है ही, ये तो वेक्टर स्पेस है ना। अब सबस्पेस में एक और कंडीशन आ गया तुम्हारा कि जो A12 है उसको तुम ऐसा रखो, देखो ध्यान से, तो तुम्हारा W में कैसे मैट्रिसेस आएंगे मैं वो लिख के दिखाता हूँ। W में कैसे मैट्रिसेस आएंगे, सो जो W है आपका उसमें कैसा मैट्रिक्स होगा, ये तो है भाई। सो A11 और माइनस A11 ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन है। सबस्पेस के लिए क्या हो जाएगा, A12 की जगह रख दो A21 का माइनस ऑफ कॉन्जुगेट और यहां पे रहेगा A21। इस टाइप के एलिमेंट्स यहां पे हैं, ये कॉन्जुगेट है, सो इसका नेगेटिव और इसका कॉन्जुगेट भी रहेगा, तो A12 की जगह ये रख दिया। तो ऐसे मैट्रिक्स है, यहाँ दो ही अननोन है तुम्हारे पास, सो ये इस टाइप के मैट्रिसेस होंगे। तो पहली बात जीरो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, तो 0 0 0 0 कर दो, ओके है। तो 0 प्लस 0 तो 0 है और 0 का कॉन्जुगेट 0 ही रहता है, तो 0 प्लस 0 जीरो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जीरो मैट्रिक्स जो है 0 0 0 0 इस फॉर्म का है, W में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0 का कॉन्जुगेट वो 0 ही रहेगा, 0 का नेगेटिव 0 है, ओके। अब अल्फा टाइम यहाँ प्रॉब्लम होगी तुम्हें, है ना, तो अल्फा टाइम से डिसाइड करो। जब मैं अल्फा टाइम कर रहा हूं, ध्यान दो, अल्फा A11, अभी अल्फा तुम्हारा बाहर है, माइनस A21 कॉन्जुगेट, अल्फा 21 और माइनस A11, ध्यान दो। अब यही वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि इन दोनों का सम 0 आने चाहिए। अब तुम चेक करो कि क्या अल्फा टाइम A21 और मैं ऐड कर रहा हूं तो माइनस बाहर कर लो, अल्फा टाइम A21 कॉन्जुगेट, क्या तुम्हें लगता है 0 आएगा? तो पता प्रॉब्लम क्या है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, अल्फा बार को अल्फा कब लिख सकते हैं? हाँ, सो व्हेन अल्फा इज रियल नंबर, इसीलिए रियल वाला ट्रू है, कॉम्प्लेक्स वाला गलत है, क्योंकि अल्फा तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इसने बोला ना ओवर C, तो ओवर C जब कह रहा है मींस योर स्केलर यू आर टेकिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सेटिस्फाई तो करेगा ही नहीं, तो इसका सम तो 0 आएगा ही नहीं।
मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ से ये हो गया कि तुम इसका कॉन्जुगेट लोगे। ये होना क्या चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए कि दिस शुड बी, देखो फिर से ध्यान से, अल्फा टाइम माइनस A21 कॉन्जुगेट, दिस शुड बी द कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा A21। ऐसा होगा, क्वेश्चन ये है। तो सर ध्यान से देखो, माइनस अल्फा A21 का अल्फा, तो यहाँ पे भी ऐसा है, इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट A21 कॉन्जुगेट। सो अल्फा बराबर माइनस अल्फा भी कब होगा, माइनस अल्फा भी अगर पूछे तो है ना, तो खुद नेगेटिव होगा, जीरो होगा जब, या प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा ना तब तो, बट जरूरी नहीं प्योरली इमेजिनरी हो। तुम चेक करो अल्फा बार बराबर माइनस अल्फा कब होगा, जब अल्फा प्योरली इमेजिनरी हो। अच्छा एक मिनट, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए ना, बट तुम तो कुछ भी ले सकते हो, इसीलिए ऑप्शन यही होगा। और आंसर क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं ऐसे तुम्हें, या तो तुम्हें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तो तुम जनरली लिख लो ऐसे। सो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे तरीके से डब्ल्यू को। देखो सो अगर दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा है कि मेरे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, समझो। अब क्या है, मुझे ये पता है कि A11 प्लस A22 0 है बिकॉज ऑफ वेक्टर स्पेस। सब स्पेस से क्या कंडीशन था कि A12 और A21 का कॉन्जुगेट 0 हो रहा है। अब यही चीज मुझे सोचना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होगी क्या। तो अगर मैं इसी में अल्फा मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फा A11 अल्फा A22, ये तो मैं गिवन है मान लो, तो ये तो ओके है, अल्फा कॉमन ले लोगे तो A11 या तो ऐसे समझ लो, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ इसी चीज को, डब्ल्यू वाले को, A11 प्लस A22, तो ये तो 0 था, तो अल्फा कुछ भी ले लो, रियल या कॉम्प्लेक्स, 0 आ जाएगा। यहाँ देखो अब अल्फा A12 प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हर एलिमेंट, मैट्रिक्स के एलिमेंट को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो मेरा नया मैट्रिक्स ये है, अल्फा A11 अल्फा A12 अल्फा A21 अल्फा A22, ये मेरा नया मैट्रिक्स है। अब मुझे ये चेक करना है कि जो अल्फा टाइम न्यू मैट्रिक्स है, मतलब अल्फा टाइम कोई एलिमेंट बोल दिया W है, तो अल्फा टाइम दैट एलिमेंट, क्या ये मैट्रिक्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, वो चेक कर रहा हूँ। देखो ध्यान से वहां से, तो पहला कंडीशन ये था कि ये तुम्हारे पास डायगोनल का सम 0 होना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा, डायगोनल का सम करोगे 0 आ गया। अब नॉन डायगोनल में ऐसा हो रहा है क्या, ए, तो मैं इसके जगह पे ये एलिमेंट ले लो अल्फा टाइम दिस, और इसके जगह पे ये ना, ये क्या हमेशा 0 आएगा, पहले चेक करो। तो इसको ब्रेक करोगे तो अल्फा A12 प्लस ये अल्फा बार A21 बार, ऐसा होगा। पता प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अगर ये अल्फा हो जाए तो काम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, अगर अल्फा रियल नंबर हुआ तो अल्फा बार अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा कॉमन निकाल लोगे, तो अल्फा तुम कॉमन निकाल लोगे तो A12 प्लस A21 बार तुम्हें गिवन है कि 0 है, तो 0 आ जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि अल्फा बार तुम कॉमन कैसे निकालोगे। सो दिस मे बी नॉन जीरो फॉर अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर सम अल्फा। सो ये है 0 कब आएगा, जब अल्फा रियल हो जाए, एंड दिस इज 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अल्फा बार अल्फा हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो जो कंडीशन था वही मैंने चेक कर लिया था, अल्फा कॉमन ले लिया मैंने। सो यहाँ से आपके पास वो 0 हो गया, अल्फा टाइम दिस इज 0। सो ये हमारे पास, तो इसीलिए आर पे है, डब्ल्यू पे नहीं है, ठीक, मतलब सी पे नहीं है। सो नेक्स्ट, हाँ स्टैंडर्ड बेसिस है क्या? स्टैंडर्ड बेसिस किसका, स्टैंडर्ड बेसिस होता है ना, बेसिस में आपके पास E1 E2 E3, हाँ वो है क्या सिलेबस में, हाँ वो तो है ही ना। हाँ स्टैंडर्ड बेसिस में होता क्या था एक्चुअली, मैं लिखा है डिटेल में ना, बेसिस में, स्टैंडर्ड बेसिस में क्या हो, तो जस्ट नाम डिफाइन किया है कि एक एलिमेंट है बाकी सब 0 है, तो उस तरीके से हाँ है, वो सिलेबस में है। लेकिन ऐसा कोई डायरेक्टली मुझे लगता है वर्ड एग्जाम में यूज नहीं करेगा, मुझे लगता है वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड बेसिस वर्ड। एक क्वेश्चन आया था, तो बता रहा हूँ बताओ। कि
एम एक मैट्रिसेस है, इसका हो गया ये असाइनमेंट हो गया। हाँ, कोई दूसरा असाइनमेंट? एम एक 4+3 रियल मैट्रिसेस है और E1 E2 E3 स्टैंडर्ड बेसिस है। तो ऑप्शंस बने हैं कि रैंक ऑफ m ओवर 1 है तो m E1 और m E2 एलाइन होंगे, रैंक 2 है तो E1 m E1 m E2 एलाइन होंगे, या फिर रैंक 2 है तो m1 E1 या m E3 एलाइन होंगे, या रैंक 2 E3 मतलब वो पेयर कौन से एलाइन m E2 E का पेयर। कोई दिक्कत नहीं, उसको ट्राई करता हूँ, क्वेश्चन भेजो मैं ट्राई करता हूँ, हो जाएगा। उसमें E1 तुम अगर मान लो अभी यही मैट्रिक्स का लिखूँ मैं, अगर 4x4 का मैं स्टैंडर्ड बेसिस लिखूँ, अगर जैसे मेरा मान लो ये है 4x4 का, मतलब 2x2 का, मान लो 2x2 का मैट्रिक्स है, ये रियल नंबर है मान लो, ये ना, ये तुम्हारे पास ये एक वेक्टर स्पेस है, तो इसका बेसिस क्या होगा? स्टैंडर्ड बेसिस की तुम बात कर रहे हो, ये है कि एक को 1 रखो बाकी 0, ये पहला एलिमेंट 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड बेसिस हो गया, यहाँ पे बेसिस हो गया है ना। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। सो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ये हो गया। हालांकि बेसिस यूनिक नहीं होता, तो देयर आर डेफिनेटली मेनी बेसिस। बेसिस कहाँ लिखा है इसमें वर्ड? हाँ, E1 इंटू आर क्यूब का एक्चुअली वो है, तो आर क्यूब का मतलब E1 का एक्चुअली उसने फिर से उस एग्जाम के फर्स्ट पेज में डिफाइन किया हुआ E1 इंटू 3। सो यहाँ पे हालांकि M तुम्हारा 4x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 4 रो 3 कॉलम है, ठीक है, 4x3, और E1 का मतलब हो गया तुम्हारा 1 0 0, E2 का मतलब है 0 1 0, E3 का मतलब है 0 0 1, ठीक। सर इसको तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लाना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को, तो अभी सर E1 E2 के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं सर। हाँ रुको रुको, क्या बोलना चाह रहा है, क्या लाना पड़ेगा? मतलब मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लाना पड़ेगा। नहीं, देखते हैं, सर ऑपरेट हो सकता है सर, कोई ऐसे ट्राई करते हैं, रुको। तो ये तो एग्जाम ऑप्शन से डिस्कार्ड कर देंगे, तो एक ही ट्रू होगा ना। सो देखो M 4x3 का है तुम्हारे पास, तो तुम्हें बोल रहा है कि ठीक है ये, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई कब हो पाएगा दूसरे कॉलम, तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे इसका ट्रांसपोज करके, है ना, ताकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो ना। सो M टाइम E लिखोगे तो मतलब M तो तुम्हारा हो गया 4x3, सो यहाँ है ना 3x1, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ये क्या आएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई करके 4x1, इस तरह से आएगा। तो इस तरह से में लिखना पड़ेगा E1 इंटू, मतलब कॉलम में इसको, है ना, इसी चीज को E1 इज अ कॉलम मैट्रिक्स समझ लो। सो अब तुम्हारे पास क्या है, तो ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करके देखा नहीं तो आसान, मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे। ओके, सो ये तुम्हारे पास E1 E2 E3 है तुम्हारे पास। अब E1 लाइक ये हो गया 1 0 0, E2 हो गया 0 1 0, E3 हो गया 0 0 1, ये मैट्रिक्स है। अब तुम्हें पूछ रहा है कि रैंक 1 है, तो कोई रैंक 1 की मैट्रिक्स ले लो। जैसे ये इन जनरल स्टेटमेंट है ना, तो जनरल स्टेटमेंट है तो एक भी एग्जांपल ले लो, उसके लिए आउट हो जाएगा। तो मान लो मैं 1, अगर उसने कहा है कि रैंक 1 का लेना है मुझे, 4x3 है, तो रैंक 1 का लेना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका रैंक कितना है, 1 है। हाँ, अब इसको तुम E1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, अच्छा E1 से, हाँ, तो इसको अगर E1 से, ये रैंक 1 का है, सो M E1, तो E1 से मल्टीप्लाई करो M को, तो मतलब ये मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लाई करोगे E1 से, इसका मतलब हो गया 1 0 0 से। सो कितना आ जाएगा ये, 1 0 0 0, है ना, तो हर रो से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 0 0 0। ओके, M E2 कितना आएगा,
अब E2 के लिए यहाँ तुम्हें 0 1 0 लेना है E2 के लिए। सो ME2 कितना आएगा बताओ? 0 0 0 0 0। अब अगर ये आ गया, अब किसी सेट में अगर 0 वेक्टर है तो वो सेट क्या होगा? तो एक थ्योरम है ना कि इफ अ सेट कंटेन, है ना, 0 एलिमेंट, देन दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। सॉरी, हाँ डिपेंडेंट ना, डिपेंडेंट, क्योंकि कांस्टेंट एक नॉन जीरो मिल जाएगा। अगर किसी में 0 एलिमेंट है उस सेट में, या 0 वेक्टर जिस भी सेट में आ गया, वो सेट डिपेंडेंट ही होगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन से दिख जाएगा तुम्हें ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो बताओ, ये इसने बोला है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, पहला ऑप्शन आउट। ऐसे बाकी चेक कर लोगे? बाकी चेक कर लो ऐसे ही। सो जो बेसिस में हम मतलब कॉर्डिनल क्वेश्चन कराते हैं लोग, वो जो चेंज करना होता है कोऑर्डिनेट्स को, वो सभी चेंज ऑफ बेसिस यहाँ पे नहीं है, जैम में नहीं है। तुम्हारा सिलेबस बहुत लिमिटेड है, मैथ्स में लार्ज है, यहाँ पे चेंज ऑफ बेसिस वाला यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ देखो क्या सिलेबस में था तुम्हारा, सिंपल, इसने बस देखो बहुत डिटेल में लिखा है, इसने लिखा तो नहीं है। अभी जैम में पीवाई को देखते अगर होगा तो करवा देंगे। अभी तो मैंने जस्ट इसको बहुत ना ब्रीफली हमने डिस्कस किया, जस्ट डेफिनेशन, 1-2 क्लास और मैं थ्योरी को दे सकता था, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएगा ना। तो देखो बुक से कराना पड़ेगा फिर उसके लिए। चेंज ऑफ बेसिस का क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे। डायमेंशन में बेसिस हैं, स्पैन पे होगा ना। स्पैन का डेफिनेशन था ना कि स्पैन क्या है, सेट ऑफ ऑल। स्पैन जो होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट सेट, दैट सेट इज अ स्पैन एक्चुअली। तो स्पैन पे तो होगा, स्पैन तो है ना सिलेबस, देखो यहाँ पे लिखा था ना यहाँ पे, डायमेंशन बेसिस स्पैन ऑफ अ सेट। स्पैन इज क्या, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। हाँ बस स्पैन का मतलब हो गया, इस सेट, किसी सेट का स्पैन का मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तुम ट्राई करोगे, मैं देखो मैं अभी एक बार काम करता हूँ। इसमें और कोई डाउट अगर ट्राई किया हो तो बताओ, डाउट किसी ने ट्राई किया हो, डाउट अगर हो तो। ये आपको सर, हाँ सर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले, ठीक है चलिए। बताइए। सेक्शन डी में सर मैट्रिक्स जैसे डिटरमिनेंट वाला बता दीजिए सर एक क्वेश्चन। हाँ वो डाउट है तो एक डिस्कस करेंगे, रुको 1 by 1। तो पहले आप ट्राई करो, एक एक क्वेश्चन, मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, टाइम इसलिए बहुत है कि हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते। जल्दीबाजी तो हमें है नहीं, बहुत टाइम है, 5-6 महीने भी है एग्जाम में, तो डिस्कशन ही करना है। तो इसमें क्वेश्चन है इसमें सर पेज नंबर 18 पे। हाँ ये हो गया ना, दिस कैन बी। हाँ अच्छा 18 पे आपका डाउट है। हाँ 18 पेज नंबर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा ये सेक्शन डी की बात कर रहे थे आप, ओके। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये कह रहा है कि ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज, n 2 क्रॉस 2 2 2 से ज्यादा है, जिसका रैंक 1 है। तो देन मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगी उसकी डिग्री 2 होगी। तो आप कुछ एग्जांपल लेके कंस्ट्रक्ट कर लो मिनिमल पॉलिनोमियल।
तो है ना, ऐसे तो रिजल्ट है ये, लेकिन फिर भी मतलब अगर ट्रू है तो रिजल्ट है, तो चेक कर लेते हैं पहले। सो रैंक 1 है, तो इसका क्या मतलब, आप कोई भी एक मैट्रिक्स बना लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2 क्रॉस 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ, देखिए। सो आप क्या कीजिए, मान लो मैं 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट्स से 1 0 0 1, ठीक है, ये तो रैंक 2 हो गया, 1 0 0 0, ठीक है। सो ये मेरा क्या है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसका रैंक जो है 1 है, फाइन। तो आप इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, CHX बोल देता हूं, तो सिंपल है ना, डायरेक्टली दिख जाएगा a माइनस लैम्डा आई करके। तो x में या लैम्डा में लिखना, लैम्डा में लिख लीजिए, तो आएगा लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है दैट इज द लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच इज सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स जिसको, या मैट्रिक्स जिसका रूट होता है, ये समझ लीजिए। सो यहाँ पे क्या है, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 है। सो मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे तो यही होगा, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 ही हो गया, ठीक। अब जरा देखते हैं हम लोग, तो ये 2 क्रॉस 2 के लिए ओके है। अगर मैं 3 क्रॉस 3 का बनाऊं, मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, बताइए आप, देख के बता सकते डायरेक्टली। सो ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस 1, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, तो चूंकि यहाँ आइगन वैल्यू 1 0 0 ही है। अब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, सो मिनिमल पॉलिनोमियल पर दो ऑप्शन है, m लैम्डा या तो लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 होगा, या फिर लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 1 होगा, तो इसको एक होगा। सो अगर लीस्ट डिग्री ढूंढना है मुझे, सो क्या मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी, तो a माइनस आई निकाल लीजिए आप। और मैं पूछना चाहता हूं कि a, इसका क्या मतलब है, अगर मैं m ऑफ a लिख दूं तो इसका मतलब होगा, इसको ओपन कर लीजिए तो आप, a इंटू ए माइनस आई, a इंटू ए माइनस आई क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, देखो है ना। सो a या तुम्हारे पास है, वहां आ जाएगा, माइनस आई करोगे 0 हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एक एलिमेंट, लेकिन यहाँ ले नहीं सकते ना हम, क्योंकि रैंक 1 का ही रखना है मुझे, तो रैंक 1 में तुम यहाँ 1 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यही होगा, रैंक इसका 1 है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, रैंक 1 ही आ जाएगा सब ट्रैक होके। तो ये आ गया। अब क्या देखो, ये मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करेगी, चेक करो। अब a माइनस आई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, -1 1 0 0। सो क्या ये 0 मैट्रिक्स आएगा, नहीं आएगा, है ना, दिस इज नॉट अ 0 मैट्रिक्स। सो क्या मैं क्या कहना चाहता हूं, तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि इस मैट्रिक्स के लिए दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जब मैं यहाँ 0 लिया था ना तब मिनिमल पॉलिनोमियल ये था। अब मैं a स्क्वायर क्या, मैं ये चेक कर रहा हूं अभी, ये 0 आया क्या, कैसे 0 आ गया तुम्हारा, सेकंड वाला a स्क्वायर माइनस b होगा ना, एक मिनट मैं क्या बोल रहा हूँ, a माइनस आई मैट्रिक्स क्या है, ये नहीं आ रही है, इसको मल्टीप्लाई सर सेकंड रो में नहीं आएगा ना, सेकंड रो में माइनस a माइनस आई निकालना वो सही है, इसको मल्टीप्लाई करके तो 0 0 0 है। अगर मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, अच्छा ओके ओके ओके, मतलब वो 0 ही आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स सही है, मैं पूछ रहा हूँ 0 आ रहा है, कोई पूछ रहा है 0 आएगा क्या, नहीं नॉन 0 आएगा, अच्छा ये सही है। आप a माइनस आई निकालिए ना, तो i में डायगोनल पे 1 1 1 होता है ना, तो ये 1 1 1 सब्ट्रैक्ट होगा ना यहाँ पे,
सो अच्छा अभी 0 ही आ रहा है, तुम ये कह रहे हो ना कि यस सर। अच्छा ये 0 ही आ रहा है, मतलब इसको इससे करेंगे तो भी 0 आएगा। सो अभी भी 0 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर तो इवन मैं यहाँ 1 भी ले लेता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तब क्या होगा, तब यहाँ पे a में ये आ जाएगा और a माइनस आई करेंगे तो चेक करो, हाँ फिर भी 0 हो जाएगा। a माइनस। -1 and -2। सो तो कहने का मतलब ये रिजल्ट इन जनरल ट्रू है, इसका मतलब है ना, क्योंकि रैंक 1 का है ना ये। सो इसका मतलब ये रिजल्ट इन जनरल ट्रू हो गया, मतलब हमने मैं जब वेरीफाई करूंगा तो वही रिजल्ट होगा। सो रैंक अगर 1 है तो है ना, जैसे वेरीफाई कर रहा था एग्जांपल के थ्रू, तो मतलब यही है। सॉरी, तो वो मैं शुरू में मुझे लगा गलत नॉन जीरो आएगा, इसलिए मैं सोच रहा था अगर मान लिया नॉन जीरो आता तो ये नहीं, फिर वो मिनिमम पॉलीमर। तो यहाँ पे ये है कि ये ही हमारा सा मिनिमम पॉलीमर रहेगा हमेशा एक्चुअली, तो क्योंकि ये हमेशा 0 हो जाएगा। तो मतलब a इंटू लैम्डा माइनस आई 0 ही आएगा हमेशा अगर 1 डिग्री के पॉलीनोमियल है तो मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है। क्या दे रखा है उसमें आंसर में, सर ट्रू ही है है ना। तो इन जनरल ट्रू होगा। मैंने 2 एग्जांपल एक वेरी जस्ट एक इंट्यूशन के लिए। सो ये रिजल्ट मतलब ये थ्योरम है एक्चुअली कि कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स रैंक अगर 1 है तो उसकी पॉलीनोमियल की डिग्री 2 ही होगी, और पॉलीनोमियल होगा क्या, मिनिमम पॉलीनोमियल लैम्डा इनटू लैम्डा माइनस, मतलब चूंकि मैंने उस मैट्रिक्स के लिखा, कुछ और भी होगा तो उसके हिसाब से आप रैंक 1 में एलिमेंट मैंने 1 लिया था इसीलिए लैम्डा माइनस 1 हुआ था। अगर वहाँ 2 3 4 है ना, रिड्यूस कर सकते हैं तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं उसका हम, तो उसका रैंक 1 है ना, जो हम लोग रो रिड्यूस इक्वल फॉर्म में लाते हैं, तो एट द एंड वैसा ही हर मैट्रिक्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सर इसको फोर्थ कह रहा है कि ए जो है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जो कि अपर ट्रायंगुलर है विद ऑल डायगोनल एंट्रीज 1, ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है ना, अपर ट्रायंगुलर डायगोनल के नीचे वाला सारे 0 है तो ऊपर कोई ना कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है। देन a इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो फिर आप चेक कर सकते हो इसमें फिर से एक एग्जांपल लेके कि तो मैंने बताया था डायगोनलाइजेबल कब होगा। सो यहाँ पे चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। तो A जो मेरा मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का है, अपर ट्रायंगुलर है। सो 1 1 1, यहाँ कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री तो रहेगा, अब कहीं भी आप ले लो चाहो तो इस तरीके से कम एक नॉन जीरो एंट्री रहेगा। तो सारे 1। हाँ सारे 1 दिए थे प्रश्न। नहीं सारे 1 नहीं है, देखो ध्यान से, अपर ट्रायंगुलर तो ट्रायंगुलर के नीचे वाला 0 होगा विथ ऑल डायगोनल एंट्री 1 है, सारे नहीं। अपर ट्रायंगुलर इसका डायगोनल एंट्री 1 है और ए आइडेंटिटी नहीं है, कह रहा है कि ए को आइडेंटिटी नहीं ले सकते आप, तो मुझे कोई ना कोई तो डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो ये एग्जाम में नहीं है, गेट में है ये, है ना। तो ये एक्चुअली इन जनरल बनाया गया है, तो आपको देखना है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। सो अब अगर आप इसको अगर डायगोनलाइजेबल चेक करने का क्या तरीका है, तो मैंने ये बताया था कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें लैम्डा 1 1 1, तो मतलब जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपकी 3 है, मतलब कोई रूट कितनी बार रिपीट हो रही है, तो 1 आइगन वैल्यू होगी जिसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। अब आइगन वेक्टर अगर निकालेंगे तो a माइनस आई टाइम v बराबर 0 कीजिए। सो a माइनस आई जब करेंगे 0 1 0 0 0 0 0 0, मान लो अभी 0 है ना, x1 x2 x3 बराबर 0, तो क्या आएगा आपके पास, यहां से इक्वेशन क्या आ गई, जस्ट x2 बराबर 0 आएगा, राइट। तो मेरा v कैसा आया, मैंने v जो अज्यूम किया है वो ऐसा अज्यूम किया है, लेकिन रिड्यूस हो क्या आ गया, x2 0 हो गया, मतलब x1 0 x3। तो बताइए यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर मुझे मिलेगा, ये मिलेगा ना। सो वी हैव 2 इंडिपेंडेंट, मतलब इस आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल है तब हम बोलेंगे डायगोनलाइजेबल होगा। तो यहाँ तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है 1 की, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, क्योंकि 2 ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे मुझे। सो देयर आर ओनली 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। सो मतलब ये हो गया कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो दे आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट डायगोनलाइजेबल। तो क्या बोल रहा था ये, ठीक है ना। तो ट्रू स्टेटमेंट होगा ये भी, क्या दे रखा है, ठीक है ना।
क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये असाइनमेंट अभी जस्ट मंगवाया मैंने, तो हाँ। सर सेक्शन ए का 73। ए का 73। तो ये रहा 73। कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है, इस तरीके से एक्स वाई माइनस वाई एक्स आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो हमने एक देखा था ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना, एक्स वाई बराबर 1 प्लस वाई एक्स आई प्लस वाई एक्स, एक्स वाई बराबर आई प्लस वाई एक्स। अच्छा एक मिनट, जीरो मैट्रिक्स पॉसिबिलिटी है स्टिल, अगर आप किसी एक को जीरो तो जीरो बराबर आई हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन में था, जब लास्ट टाइम हम डाउट संडे डिस्कस कर रहे थे, एक ऑप्शन में ये था। तो ये आई थिंक, चलो सोच लेते थोड़ा फिर से। तो एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज आई हो जाए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई इस तरीके से हो कि एक्स वाई माइनस वाई, तो मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई एक्स। अगर एक्स वाई इक्वल हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इन जनरल भी ऐसा नहीं होगा। तो आई थिंक इसका आंसर जीरो होगा। जीरो है क्या? तो ए ऑप्शन चेक कीजिए। सर ए है। ठीक है ना, तो ऐसा होगा नहीं कभी एक्चुअली। ये हम लोग संडे को डिस्कस कर रहे थे तो तब भी आया था एक ऑप्शन में। सो एक्स वाई माइनस वाई एक्स कभी आई नहीं होगा एक्चुअली, कभी आई नहीं सकता। क्योंकि जब मान लो एक केस, इन केस अगर ये ट्रू होता फॉर एग्जाम्पल, तो है ना एक्स वाई इज इक्वल टू आई प्लस वाई एक्स, और कम्यूटिंग मैट्रिक्स में तो हो नहीं सकता, नॉन कम्यूटिंग है तो आई कैसे जनरेट करेगा डिफरेंस में, ये है ना। तो इसलिए ये रिजल्ट है, हालांकि एक थ्योरम है कि देयर इज नो सच मैट्रिसेस सच दैट ए बी माइनस बी ए इज आई, ऐसा नहीं होगा। 72 वाले का आंसर नहीं आ रहा। हाँ 72। तो ये आईएसआई के क्वेश्चन, आईएसआई में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, ये फिर भी ठीक है। जैसे इसमें भी आइगन वैल्यू 5 प्लस रूट 3 प्लस आइगन 3 आएगा। तो दूसरा आइगन वैल्यू क्या होगा? 5 माइनस 3। हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटरमिनेंट है 25 प्लस 9 आना चाहिए ना, तो 16 आ रहा है। 25 प्लस 9, 5 प्लस 3 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो तो इसने मिस्टेक किया होगा फिर, 2 क्रॉस 2 का है ना, इसने लिखने में गलती की होंगे फिर, क्योंकि 5 प्लस 3 आउट आइगन वैल्यू, दो ही आइगन वैल्यू है। तो किसी भी इक्वेशन में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में दो रूट होंगे, कॉन्जुगेट होगा। तो 5 प्लस 3 आयोटा 5 माइनस 3 आयोटा, तो a प्लस आयोटा भी a माइनस आयोटा भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाँ तो 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना होगा? 34। हाँ तो इसने मुझे लग रहा है घटा दिया गलती से ना, मतलब जिसने ऑप्शन बनाए होंगे वो शायद मुझे लग रहा है 25 में से 9 घटा दिया। चेक कर लो, है ना। हाँ 25 है ना, 25 माइनस 9 करके ये 16 आ गया। वैसे ही हो गया जैसे कल वाला क्वेश्चन था, 1 1 जैसे आ गया तो आंसर मैच करेगा, हाफ 1 पे नहीं कर, सेंटलमेंट थ्योरम वाला। तो उस तरीके से तुमसे मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मिस्टेक है मतलब। बट सर आई स्क्वायर तो -1 होता है ना, हैं तो 22 तो इसीलिए तो प्लस हो गया ना। देखो a माइनस आयोटा b और a प्लस आयोटा b, तो आप जैसे कह रहे a स्क्वायर, मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसीलिए ना। सो एक है आपका आइगन वैल्यू, एक है 5 प्लस 3 आयोटा, तो दूसरी आइगन वैल्यू होगी 5 माइनस 3 आयोटा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज द डिटर्मिनेंट, तो कितना आएगा देखो यहां से। सो 25 प्लस 9 कितना हो गया? 5 है ना, 34 सॉरी, सो 34। तो ये 34 आएगा, वो गलती से घटा दिया है, वहां भी उन्होंने मिस्टेक किए हैं कैलकुलेशन में, तो इसीलिए। सर हाँ आइगन वाला ये क्वेश्चन निकाल दो, क्या है 74 वाला?
इसमें 2-3 बार मल्टीप्लाई करो, पैटर्न दिख जाएगा क्या चल रहा है एक्चुअली। तुम ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल के देखो ना, उससे ही आइडिया लग जाएगा। सर ऑप्शन ए आ रहा है इसका, ठीक है ना। तो वो 2 ही रहेगा वहां पे, तो इस तरह से हो जाएगा। सर इसका नीचे वाला 75 एस है सेट ऑफ एक्स जहां एक्स ट्रेस है, सम ए जो कि 4x4 की मैट्रिक्स है रियल एंट्रीज के साथ, और ए स्क्वायर ए भी है। अच्छा, तो मतलब एस जो है उस मैट्रिक्स का ट्रेस है, सेट ऑफ ऑल ट्रेसेस, ठीक है, जहां ए स्क्वायर ए हो रहा है। तो देन व्हिच द फॉलोइंग डिस्क्राइब एस, तो वो क्या हो सकता है। मतलब क्वेश्चन क्लियर है कि ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक कोई भी 4x4 की मैट्रिक्स है ना, मान लीजिए इस तरह से 4x4 की है। अब इस तरीके से है कि ए स्क्वायर ए हो रहा है और मेरा जो एस है वो सेट ऑफ ट्रेस ऑफ ए है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये सेट है मेरा मतलब। और ए 4x4 का मैट्रिक्स है जहां रियल एंट्रीज के साथ है। सो ए इज 4x4 मैट्रिक्स एंड ए आई जे आर रियल नंबर्स। तो यहाँ से हाँ लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 0 हो गया, सो लैम्डा बराबर 0 1, हाँ 0 1 एक आइगन वैल्यू हो जाएगी हैं? हाँ तो यहाँ पे कहने का मतलब तुम्हारा ये है कि जो भी आएगा हाँ सो ये रिपीटेड ही होगा, है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 0 1 तो ऐसे ही दिख रहा है तुम्हें कि लैम्डा स्क्वायर बराबर लैम्डा, लैम्डा इज 0 और 1, तो एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे डायगोनल एंट्रीज 0 1 0 0 ले लो डायगोनल एंट्रीज, तो उस तरह से तो वहां पे ट्रेस आपको 0 1 2 3 4 बन जाएगा आराम से। 1 1 बस देख लो, मैट्रिक्स में मतलब साइज 4 है, तो तक मैक्सिमम बन सकता है। 0 1 0 0 0 1 1 0, अच्छा 0 1 2 3 4 मतलब ये डी ऑप्शन हो सकता है, यही कह रहे हो ना। हाँ ठीक है, देखिए आंसर क्या कह रहा है। सर डी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि जो आपके पास एंट्रीज है ना, आइगन वैल्यू 0 या 1 ही है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज हैं। तो आपको 2 ही आइगन वैल्यू यहाँ से मिला, 2 और होगा जो इसी के रिपीटेशन में होगा ना। इसको इसी को बोलते हैं ना एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे हो गया एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, जो एक वर्ड यूज किया था मैंने ए लैम्डा, तो यही आ गया यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही हो। तो इसका फायदा क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो तो मुझे पता है डिग्री 4 की है, वो तो मुझे पहले से ही पता है कि a4 लैम्डा की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू a0। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, 4 डिग्री की होगी। इसको मैं बोल रहा हूँ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। और एक आता है मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, लिस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल जो जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है, या जिसकी मैट्रिक्स जिसको सेटिस्फाई करो तो इक्वल टू 0 हो जाए, आप पुट करेंगे तो हमेशा मिनिमल पॉलिनोमियल जो है ना वो डिवाइड करेगी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को। तो इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल इसी के टर्म्स में कुछ है ना, k टाइम लैम्डा इनटू लैम्डा माइनस 1, यही रहेगा, या यही हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ पे आएगा, अब होता क्या, मिनिमल पॉलिनोमियल कंटेन्स ऑल द फैक्टर्स कंटेन्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कोई फैक्टर छूटेगा नहीं। सो कहने का मतलब क्लियर ये हो गया कि इसकी आइगन वैल्यू 0 1 ही होगी, यही रिपीट कर सकती है ना, उस तरह से कि 0 1, तो 0 1 के ही लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट कर सकते हो आप। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 1 1 1 1 1 1 1 हो सकता है एक, तो चारों आपके 4 हो जाएंगे। मिनिमम 0 0 0 हो सकता है,
बीच में आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लो, तो इसलिए ट्रेस या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से सर डी में 0 1 2 3 4 दिया हुआ है। हाँ। और सर फिर वैसे तो ऑप्शन बी में भी इंटरवल बना रखा है 0 to 4। नहीं, तो बी में उसने कहा है कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब पता समझ रहे हैं आप क्या लिखा है? एनी रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 4। ये कहना चाह रहा है कि 0.5 भी आपका ट्रेस हो सकता है, लेकिन 0.5 लगता है कभी आप बना पाओगे 1 और 0 के मल्टीपल से, इंटीजर मल्टीपल से? मतलब अगर आप कोई इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्रिएट करोगे तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी? बाकी सारी 0, डायगोनल पे या तो 0 रखना है या 1 रखना है। आप एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, जिसके डायगोनल पे या तो 0 होंगे या 1 होंगे, आपकी चॉइस, आप 0 1 फिल कर लो। तो कभी लगता है कि इनके बीच के सारे नंबर जनरेट कर लोगे आप? 4 नंबर को ऐड करना ना मुझे, तो डिफरेंस क्या है? ये आंसर क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि ये इंटरवल हो गया। इंटरवल मतलब क्या? 0 1 के बीच के कोई भी रियल नंबर आना, पाई भी हो सकता है आपका, पाई होता है ना 3.14, तो इसका मतलब ये है कि पाई भी आपका ट्रेस हो सकता है, बट पाई ट्रेस कभी होगा? क्योंकि आइगन वैल्यू 0 या 1 ही है, तो 0 और 1 को कैसे ऐड करोगे? पाई आएगा, ऐड करना है आपको। सो हाउ विल यू ऐड 0 और 1 टू गेट पाई? होगा ही नहीं, इसीलिए आउट हो गया। और सर सी में तो 1 है नहीं, इसलिए इसमें हटा देंगे। हाँ, ये फ्रैक्शन तो आएगा ही ना, इसलिए। नेक्स्ट 77। तुम ट्राई किए नहीं वैसे, अभी देख के तुम्हें लग रहा है कि तो नहीं सर, इसमें मैंने डाउट ये है कि जैसे एक हो गया 2 प्लस 5 था, हाँ दूसरा रूट होगा √2 माइनस 5 था, करेक्ट। तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो आएगा 3। प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 3, ठीक है। हाँ, तो फिर वो उसको सेट कैसे करेंगे? तो 9 आइडेंटिटी देता है, तो 4 क्रॉस 4 का ना, तो बाकी 2 आइगन वैल्यू कहाँ गया? उसके बाद ठीक है ना, अगर 2 ही होगा तब तो तुम 3 तुम्हारा मिलेगा, लेकिन 4 क्रॉस 4 का है, तो इसके बाद तो 4 आइगन वैल्यू है, तो 2 क्या है? अगला 2 क्या होगा? सोचना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा क्या होगा तब जाके। सो P विद 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स एंट्रीज सेट ऑफ रैशनल नंबर है, एंट्रीज रैशनल नंबर हो सकती हैं, और ये एक रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक रूट तुम्हारा 2 प्लस, तो इससे तुमने क्या इक्वेशन तुम्हारा बना यहाँ से? x² माइनस हाँ 2x प्लस 3 प्लस 3। तो बाकी देख लो किसको डिवाइड कर रही है, वो जिसमें ये फैक्टर बनेगा, सब में नहीं बनेगा आई थिंक, जिसमें ये फैक्टर बनेगा वही करेक्ट आंसर होगा। बता गया ना P। एक तो फैक्टर चेक कर सकते किसका फैक्टर ये आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बाकी का फैक्टर ही नहीं बनेगा ये, क्योंकि इसी में उसने कॉम्बिनेशन लगा रखे हैं ना, कभी 4 2 कर रखा है, +9 -9 कर रखा है, तो फैक्टर बनेगा ही। तो यहाँ लॉजिक ये है कि वो वाली देखो तुम्हारा जो इक्वेशन बन के आ रहा है वो किसको डिवाइड कर रही है, उससे ही आ जाएगा। या इसको सॉल्व कर दो ना, जिससे आंसर ये आ जाएगा, उससे हो जाएगा, इससे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन पे काम करो, हो जाएगा वैसे ही। दूसरा ऑप्शन ये, उसके लिए बाकी 2 आइगन वैल्यू ढूंढना पड़ेगा मुझे, तो नहीं उससे आ जाएगा। 81 वाले ऑप्शन में जो उसका थर्ड ऑप्शन है 81, हाँ हाँ, उसका जो थर्ड आइगन स्पेस के डायमेंशन कैसे निकालते हैं? आइगन स्पेस तो वही हो गया, स्पेस का मतलब सेट, ठीक। तो जितने आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं उसका एक सेट बना लो। आइगन वेक्टर इनफिनाइट आएगा एक आइगन वैल्यू कर, लेकिन इंडिपेंडेंट या तो एक ही, जैसे अगर मल्टीप्लिसिटी 1 है अगर किसी आइगन वैल्यू की, तो उससे करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। मल्टीप्लिसिटी 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट या तो एक ही मिलेगा या 2 मिलेगा। मल्टीप्लिसिटी 3 है तो आइगन वेक्टर की आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर से तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेंगे। तो तुम सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर लो, सेट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, वही पूछ रहा तुमसे कि उसकी डायमेंशन क्या होगी फिर। तो आइगन स्पेस के डायमेंशन का मतलब अभी एग्जांपल करके दिखाया था ना एक मैंने, अभी क्या एग्जांपल लिया था मैंने, 3 क्रॉस 3 का बनाया था, डायगोनल पे 1 और एक ऊपर नॉन जीरो ले लिया था मैंने, तो उसमें आइगन वैल्यू 1 1 1 आई थी 3 बार। मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे
अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या है 1 विथ मल्टीप्लिसिटी 3। 1 के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट मिले मुझे? 2। तो ये आइगन स्पेस है, जो मैंने लिख रखा है ना सेट, यही आइगन स्पेस है। कितना डायमेंशन है इसका? 2 है। ये ना ये रहा आइगन स्पेस x1 0 x3 where x1 is any real number, x3 any real number। तो ये जो स्पेस है ना, it has 2 unknowns, तो it has dimension 2, क्योंकि तुम इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाओगे। So every element in this eigenspace can be written as the linear combination of these two. So this is the dimension is 2. हो गया आप लोग? अच्छा, टाइम भी काफी निकल गया। तो अभी नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ कौन सा करके आओ। ये तो करना ही है आपको, ये जो 8 है ये गेट वाले लोगों को, अभी तो आप 6 पहले कंप्लीट करो, 6 कंप्लीट करो, जो भी जैम गेट के जो भी हो। उसके बाद इसमें लीनियर के नाम से ऑलरेडी पीवाईक्यू होगा ड्राइव में, अब ग्रुप में ही भेजा होगा। देखिए पीवाईक्यू लीनियर अलजेब्रा जैम 2015-23 तो ये हो गया। पीवाईक्यू लीनियर अलजेब्रा एमएस 2005-23 ये हो गया। गेट वाला कहाँ गया? गेट का भी होगा ना, गेट में लीनियर अलजेब्रा के नाम से है एक्चुअली। तो मैट्रिक्स, गेट में मैट्रिक्स के नाम से, मैट्रिक्स थ्योरी के नाम से गेट में एक्चुअली बनाया गया है। तो गेट वाला देखेंगे ना, मैट्रिक्स थ्योरी के नाम से होगा। ये देखिए पीवाईक्यू गेट एसटी मैट्रिक्स थ्योरी 19-23। तो अभी नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू गेट एसटी मैट्रिक्स थ्योरी ये करके आओ, और वो जो जैम एमएस 2023-23 ये 2 असाइनमेंट करके आइए, इन दोनों को डिस्कशन करेंगे परसों। ठीक है, एक तो ये करके आइए, तो इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़े अभी वही डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद जैम एमएस वाला, पहले जैम एमएस वाला करेंगे फिर ये करेंगे। तो आप लोग जैम एंड गेट दोनों के पीवाईक्यूज लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करके आइए, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब ट्राई करके आओ। ज्यादा नहीं है, सब 15 पेज है। तो कितने क्वेश्चन है इसमें? टोटल आपको 29 क्वेश्चन है गेट वाले में। ठीक है ना, तो देखो वेटेज है इसका, है ना, 2023 में इतने क्वेश्चन आए हैं, 6 3 4 3 7 क्वेश्चन आए हैं। अब लगा लो अगर एक क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के हैं, तो मिनिमम 7 मार्क्स के होंगे, तो मैक्सिमम 14 मार्क्स के होंगे। तो अराउंड 10 मार्क्स के आसपास लगा सकते हो आप, लीनियर अलजेब्रा का वेटेज है ना, इस तरीके से है। सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू। अब जैम और गेट का पीवाईक्यू करके आइए, करने सारे हैं, टाइम है 5 महीने करो, लेकिन अभी एक एक करके पहले जैम और गेट का फिनिश करो, फिर बाकी भी डिस्कस करेंगे। डाउट के लिए मैं हमेशा ओपन हूँ, मुझे भी सीखने को मिलता है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितना क्वेश्चन कर सकते हो करो। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।